वेलकम, हैव ए वंडरफुल डे। जैसा हम लोग जानते हैं दोस्तों कि पूरी दुनिया परेशान है, तबाह है, बर्बाद है, व्यापार तबाह है, सप्लाई चेन्स तबाह हैं और महंगाई बढ़ रही, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। उसका कारण क्या है? स्टार्ट हुआ यूक्रेन रसा वार से। 2022 में यूक्रेन रसा वार से स्टार्ट हुआ और दुनिया मुसीबतों को झेल ही रही थी, परेशानियों को झेल ही रही थी कि अब 2025 का ईरान इजराइल अमेरिका वार आ गया। तो आज हम देखते हैं कि आखिर ये वार्स होते क्यों हैं। ये वार्स कारण जो भी बताया जाता हो, लेकिन इन वार्स का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो किसी देश के नेचुरल रिसोर्सेस पर और वहां के व्यापार पे कब्जा। रशियन यूक्रेन वार का भी जो मुख्य उद्देश्य है वो है, यूक्रेन के पास काफी नेचुरल रिसोर्सेस हैं, ऑयल है, गैस है, और सबसे बड़ी बात जो आज की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है वो है रेयर अर्थ मटेरियल्स। सारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और जो नया वर्ल्ड जो भी एडवांसमेंट कर रहा है, लीप ले रहा है टेक्नोलॉजी में, उसमें रेयर अर्थ मटेरियल्स की काफी उपयोगिता है और ये यूक्रेन के पास काफी भारी मात्रा में रेयर अर्थ मटेरियल्स है। लाइकवाइज ईरान में ऑयल है, गैस है, बहुत बड़ी मात्रा में ऑयल गैस है, जिसके कारण वहां ये युद्ध लड़ा जा रहा है। तो आज का विषय है रशियन यूक्रेन वार। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे डेवलपमेंट्स होते हैं। 2014 में रशिया ने क्रीमिया, यूक्रेन पर अटैक करके यूक्रेन का क्रीमिया और सेवास्टोपोल पे कब्जा कर लिया। कारण क्या? रशिया ने बताया कि यूक्रेन को कमजोर करना है क्योंकि यूक्रेन नाटो की तरफ जा रहा है, और ऐसा इसलिए रशिया को प्रतीत हुआ क्योंकि यूक्रेन में एक यूरो मैदान प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए और उस प्रोटेस्ट का मतलब था, उन्होंने कहा कि हमें प्राइड चाहिए, हमें गर्व चाहिए, हमें किसी दूसरे देश के छत्र छाया में नहीं रहना है, और वहां के प्रो रशियन प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच को लोगों ने हटा दी। विक्टर यानुकोविच के हटने पर रशिया को यह खतरा महसूस हुआ कि शायद यूक्रेन नाटो के नजदीक चले जाए और समुद्र में नाटो काफी नजदीक आ जाएगा। इसीलिए समुद्र के पास, समुद्र कोस्टल एक एरिया था, स्टेट था क्रीमिया, उसको रशिया ने कब्जे में ले लिया, क्रीमिया एंड सेवास्टोपोल। और एक आंदोलन चला यूक्रेन में के डोनेट्स्क में और लुहांस्क में एक आंदोलन चला लिबरेशन का, आजादी का, यूक्रेन से आजादी का, जिसको रशिया ने काफी सपोर्ट किया। और फाइनली आपको रशिया ने एक डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक और लुहांस्क पीपुल्स रिपब्लिक को रिकॉग्निशन दे दिया, मान्यता दे दी। इस बीच जो है यूक्रेन नाटो के करीब आता रहा और रशिया को खतरा महसूस होता गया, और रशिया ने फिर 2022 में एक मिलिट्री ऑपरेशंस यूक्रेन पे किया। 2022 में मिलिट्री ऑपरेशंस में के दौरान उसने एलपीआर एंड डीपीआर में, डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक और लुहांस्क पीपुल रिपब्लिक में एक रिफरेंडम कराया। रिफरेंडम में वहां के लोगों को बताया कि वहां के लोगों ने वोट दिया रशिया के पक्ष में, अब ये रशियन टेरिटरी हो। आते हैं हम लोग मैप पे। ये देखिए वार 2022 में वार शुरू होने के पहले क्या स्थिति थी यूक्रेन की। रशिया यहाँ पे था, डोनेट्स्क रिपब्लिक और लुहांस्क रिपब्लिक को इंडिपेंडेंट किए हुए था, और यहाँ क्रीमिया में रशियन प्रेजेंस था। लेकिन वार के एक साल की स्थिति में ही ये स्थिति आ गई। ये पूरा कोस्टल एरिया रशिया ने कब्जे में ले लिया, ये सारा कोस्टल एरिया रशिया ने कब्जे में ले लिया। तो आप समझ सकते हैं कि रशिया का क्या ऑब्जेक्टिव था। रशिया का ऑब्जेक्टिव था अपने को ये पूरे कोस्टल समुद्र में मजबूत करना और यहाँ के जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, जो ऑयल है, गैस है, उस पे कब्जा जमाना। आते हैं हम लोग युद्ध के वर्तमान स्थिति में। आज रशिया करीब 20% ऑफ यूक्रेनियन लैंड पर क्लेम कर रहा है, जिसमें क्रीमिया, सेवास्टोपोल, डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसान और जापोरिजिया है। ये जापोरिजिया एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, यहाँ यूक्रेन का न्यूक्लियर प्लांट है।
और इस पे युद्ध के शुरू में ही रशिया ने कब्जा कर लिया था और ये रसा के कब्जे में है। लेकिन यहाँ आसपास अटैक होते रहते हैं, कभी यूक्रेन अटैक करता है, कभी रशिया डिफेंड करता है, उस दौरान गोलीबारी होती है। तो ये एक खतरा बना हुआ है न्यूक्लियर रेडिएशन का। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस काफी प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ युद्ध ना हो और किसी तरह का एटॉमिक रेडिएशन का खतरा ना हो। 2024 के अगस्त में एक न्यू डेवलपमेंट हुआ। यूक्रेन ने रशिया पर प्रेशर बनाने के लिए निगोशिएशंस में अपने को थोड़ा सा मजबूत हाथ रखने के लिए यूक्रेन रसा के कुर्स्क ओब्लास्ट एरिया में एंट्री कर गया। अचानक सडनली एंट्री कर गया यूक्रेन और करीब 1250 स्क्वायर किलोमीटर पे कब्जा कर लिया और प्रेशर बनाने लगा कि भाई तुम मेरे टेरिटरी से हटो, हम तुम्हारे टेरिटरी से हटेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। रशिया ने काउंटर अटैक्स किए और मार्च 2025 की स्थिति आते आते रशिया ने लगभग पूरे एरिया को यूक्रेन से मुक्त करा लिया और सिटी ऑफ सुदजा उसको मुक्त करा लिया रशिया ने। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मार्च 2025 आते आते यूक्रेन का जो दबाव कुर्स्क ओब्लास्ट में था उसको रशिया ने न्यूट्रलाइज कर लिया, उसके सारे एरिया को मुक्त करा लिया और सिटी ऑफ सुदजा पे फिर से कब्जा कर लिया। यूक्रेन ने बेलगोरोद और ब्रांस्क पे भी दबाव डाले, रशिया के इन दो टेरिटरी पर भी दबाव डाले, ड्रोन से हमला किया और काफी वहां नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन फिर भी आपको स्थिति ये है कि रशिया ने 20% टेरिटरी पर यूक्रेन का कब्जा कर लिया है। यूक्रेन लगभग डिफेंसिव है और ये युद्ध में अब जो परिणति दिखती है वो दिखती है कि शायद वेस्टर्न पावर्स और अमेरिका के दबाव पे यूक्रेन किसी एग्रीमेंट पे आ जाए और जिसमें रशिया जो है जो टेरिटरी कब्जा किए हुए है वो रशिया के कंट्रोल में चल जाएगा और यूक्रेन के बाकी नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो अमेरिका के हाथ में चला जाएगा, ऐसा प्रतीत होता है। आइए हम लोग अब देखते हैं कि इस युद्ध का क्या खतरनाक परिणाम हो सकता है और या हो सकता था। आगे हम लोग देखते हैं कि रशिया ने जब क्रीमिया पे कब्जा किया तो उसने क्लेम किया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी, जो ब्लैक सी के एक वास्ट एरिया में था जहां नेचुरल गैस एंड ऑयल रिजर्व्स है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि युद्ध में ये भी एक परिणाम आ रहा है कि कंट्रोल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमने पूर्व में भी डिस्कस। यूक्रेन का एस्टिमेटेड मिनरल स्टॉक्स है $26 ट्रिलियन और रेयर अर्थ मटेरियल्स एस्टिमेटेड यूक्रेन के पास है $11.5 ट्रिलियन। तो इस युद्ध में रशिया यूक्रेन के इस काफी बड़े नेचुरल रिसोर्सेस चंक पे अपना कब्जा चाहता है और अमेरिका जो यूक्रेन की मदद कर रहा है उसकी भी निगाहें यूक्रेन के इस ऑयल एंड नेचुरल रिसोर्सेस पे और रेयर अर्थ रिसोर्सेस पे हैं। तो अब हम देखते हैं यूक्रेन का 80% ऑयल और नेचुरल रिसोर्सेज और कोल ये डिन्प्रो रीजन और इस फील्ड से रशियन पाइपलाइंस भी जाती है, जिस रशियन पाइपलाइंस पे यूक्रेन को भी रॉयल्टी मिलता है। अब रशिया चाह रहा है कि वो कोई एक बाईपास क्रिएट करे जो यूक्रेन को होते हुए ना जाए और एक बाईपास क्रिएट करे जिससे रशियन ऑयल एंड नेचुरल गैस की सप्लाई यूरोप को अबाधित रूप से होते रहे, यूक्रेन को बाईपास करके। आइए हम लोग मैप पे कुछ और चीजों को डिस्कस करें। अब हम लोग देखते हैं, आइए देखिए कि इस युद्ध में रशिया ने कीव पे काफी, जो यूक्रेन का कैपिटल है, उस पे काफी दबाव बनाया। आपको रशिया में चारों तरफ से रशिया ने मूवमेंट्स किया, बेलारूस से भी मूवमेंट्स किया कीव की ओर, इस एरिया से होमियल एरिया से भी मूवमेंट्स किया और कुर्स्क से भी मूवमेंट किया
आपको कीव की ओर, बेलगोरोद से भी मूवमेंट किया कीव के ओर, काफी कीव पे प्रेशर बनाया और कीव पे भी बमबारी की। रशिया ने लुट्स्क, लीव, क्रेंक, फार्नकोक, ओडेसा, माइकोलाइव, खेरसान, झापोरिजिया, डिनपेरो, क्रेमचक, पोल्टावा, खार्किव, ये सारे एरिया पे रूस ने बमबारी की। और डोनेट्स्क की काफी एरिया पर इस एरिया पे काफी लड़ाई हुई रशियन और यूक्रेन सेना के बीच, लेकिन वार के 1 साल के भीतर रशिया ने इस सारे एरिया को कब्जे में ले लिया, जो हम लोग पिछले मैप में देख चुके हैं। आइए कुछ और अन्य मैप पे हम लोग विस्तृत रूप से समझते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें 20% ऑफ द यूक्रेन रशिया के कब्जे में है, और ये मैप इसको दर्शा रहा है। लुहांस्क, डोनेट्स्क, जापोरिजिया, खेरसोन और क्रीमिया, ये सारा कब्जे में है। क्रीमिया 2014 में ही आ गया था, और डोनेट्स्क या कुछ और लुहांस्क में एक रिपब्लिक बना था, जो अब एक रेफरेंडम के थ्रू रशिया के डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया है। ये है प्रेजेंट स्थिति। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि सारे युद्ध के पीछे जो कारण फाइनली नजर आते हैं, वो नजर आ रहे हैं कीमती नेचुरल रिसोर्सेस जो आज की दुनिया में कीमती हैं, जैसे ऑयल एंड गैस, रेयर अर्थ मटेरियल्स और ट्रेड पे कब्जा, कि हम अपना ज्यादा से ज्यादा तैयार माल यहाँ बेचें और यहाँ से कच्चा माल हम लोग ले जाएं और मुनाफा। तो फाइनली जो है जियोपॉलिटिक्स के स्टूडेंट्स या जियोपॉलिटिक्स के जानकार को ये ज्ञात होना चाहिए कि किसी युद्ध के पीछे जो भी कारण बताए जाते हैं, उस कारण के अलावा भी जो मुख्य कारण होता है वो आर्थिक कारण होता है। तो इन कारणों को हम लोग थोड़ा और विस्तृत रूप से देखते हैं। अब देखिए, यूक्रेन के साथ नाटो देश और यूनाइटेड स्टेट्स अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। रशिया भी अपने दोस्तों जैसे बेलारूस और चाइना की मदद ले रहा है युद्ध में। तो कारण वही है, नेचुरल रिसोर्सेस, रेयर अर्थ मटेरियल्स, ऑयल एंड गैस एंड व्यापार। अब क्या है कि आपको 1.5 बिलियन डॉलर की मदद नाटो ने की है और भी कर रहे हैं। तो इसके रिटर्न में इनको क्या चाहिए? यूक्रेन का नेचुरल रिसोर्सेस, ऑयल एंड गैस और रेयर अर्थ मटेरियल्स। रशिया भी जो युद्ध लड़ रहा है, बता रहा है, जो सच भी हो सकता है, इसमें हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन वो कह रहा है कि भाई वहाँ के लोग रशियन मूल के लोग हैं इस एरिया के, और रशिया में आना चाहते हैं, और इस तरह से वो अटैक करके वो एरिया ले रहा है। लेकिन लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेचुरल रिसोर्सेज एंड रेयर अर्थ मटेरियल्स। युद्ध में, इस व्यापार और इंटरेस्ट के युद्ध में खतरा में क्या आ जाता है? वो खतरे में आ जाती है दुनिया। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, जैसे जापोरिजिया में है, वहां लड़ाई हो रही है। यूक्रेन कभी कभी धमकी देता है कि हम डर्टी बॉम्ब का यूज करेंगे। डर्टी बॉम्ब एक ऐसा बॉम्ब होता है जिसमें रेडियोलॉजिकल मटेरियल्स, क्रूड रेडियोलॉजिकल मटेरियल्स होते हैं, और कहीं गिरा दिया जाए तो वहां रेडियो एक्टिव रेडिएशंस फैल सकता है। तो इसकी वार्निंग होती है। रशिया कहता है कि हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, मतलब छोटा परमाणु बम हम गिरा देंगे अगर तुम वहां पे जो हमारे लोग हैं, हमारे साथ हैं, उनके खिलाफ जाओगे। तो ये सारी बातें होती है, युद्ध होता है, भयानक तबाही मचती है, लोग मारे जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं निकल के आता है व्यापार और नेचुरल रिसोर्सेज, रेयर अर्थ मेटल्स या कीमती जो भी रिसोर्सेस हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने आज यूक्रेन और रशिया वार को विस्तृत ढंग से चर्चा की। हम और भी ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग और जरूरी, जो स्टूडेंट्स के लिए जरूरी और जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखने लोगों के लिए जो जरूरी सब्जेक्ट है, उन पे वीडियो लाते रहेंगे। कृपया वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।